दोस्तों, प्री डीएलएड या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को प्रणाम मेरा। मैं आपके लिए हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं जो हल सहित है, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से पेपर आता है और इसको कैसे हल किया जाता है। ये पेपर भाग ए के अंदर आता है, जिनकी प्रश्न संख्या होती है 171 से 200 तक। प्रत्येक प्रश्न होता है 3 नंबर का। कुल प्रश्न 30 होते हैं। 90 नंबर का कुल पेपर होता है। हम बात करते हैं पेपर 2018 का, जिसके अंदर कितने अध्याय से कितने प्रश्न निकले हैं। पहले बात करते हैं संधि से, तो संधि के अंदर 2 निकले, समास से 2 निकले, उपसर्ग व प्रत्यय से 4 निकले, शब्द युग्म से 1 निकला, शुद्ध शब्द से 1, वाक्य विचार 1, पर्यायवाची 4, विलोम 3, मुहावरे व लोकोक्ति या कहावत को हो 3, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य 1, एक शब्दांश वाक्य 1, हिंदी वर्णमाला 2, शब्द भेद तत्सम तद्भव 1, शब्द विचार 2, वचन 1, काल 1। अब हम बात करते हैं अपने पेपर के ऊपर, प्रश्न के ऊपर। पहला, निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थ समूह है। विपरीतार्थ यानी विलोम। तो बात करते हैं पहला, पक्ष प्रतिपक्ष सही है। दूसरा, आस्तिक नास्तिक भी सही है। तीसरा है स्वर्ग नरक, ये भी सही है। चौथा, सामिस का शाकाहारी नहीं होता है, सामिस का होता है निरामिष। सामिस का अर्थ मांस से युक्त होता है, यानी जो मांस युक्त खाना होता है वो होता है। निरामिष यानी कि मांस से रहित, तो इसका आंसर अपना चौथा है। शाकाहारी का होता है मांसाहारी विलोम। ठीक है, चौथा आंसर करेक्ट है इसका। अब हम बात करते हैं दूसरे पे। पर्वत, रतन विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किस अनेकार्थिक के अर्थ है। अनेकार्थिक का अर्थ होता है यानी कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, अनेकार्थिक कहलाता है। गिरी नहीं है, नग, इसका उत्तर है नग, क्योंकि गिरी भी नहीं है, भास्कर भी नहीं है, सारंग भी नहीं है। नग के अर्थ होते हैं पर्वत, रत्न विशेष, सूर्य, श्रीप, वृक्ष। अब हम बात करते अगले पे। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। जो जीता न जा सके ए जय, ये गलत है, क्योंकि ये इस तरीके से लिखा होता है अजय ए जय, यानी कि जो जीता न जा सके। हमें यहीं से पता चलता है कि ये गलत है, तो हमारा आंसर पहला ही है। अब आगे बात करते हैं हम। बुद्धिमान होने का गर्व अर्थ बोधक मुहावरा है। मुहावरा क्या होता है, हम इस पर बात कर लेते हैं। जब कोई वाक्य अपना प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त नहीं करके किसी विशेष रूप में बताता है, मुहावरा कहलाता है। बुद्धिमान होना, बुद्धिमान होने यानी अक्ल का पुतला, चौथा सही है। यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गई पेपर को, बाकी अक्ल ऐसे लिखा जाता है। आधा क्या होता है इसके अंदर, इस तरीके से अक्ल का पुतला, चौथा करेक्ट है। अगला, कबहू निरामिष होय ने कागा लोकोक्ति का अर्थ होता है। तो लोकोक्ति क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है, लोक प्लस उक्ति। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का संबंध घटना से होता है।
तो ये कह रहा है कि कबू निरामिस होय न कागा, कबूहू निरामिस होय न कागा। इसका अर्थ होता है दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। दूसरा करेक्ट आंसर। अगला यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है यण संधि। पहले हम बात कर लेते हैं संधि के ऊपर। संधि क्या है? संधि वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम बात करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें से एक संधि है यण संधि। यण संधि के उदाहरण देके यण संधि के नियम की बात करते हैं हम, तो यण संधि का नियम कहता है कि ई के बाद या ऊ के बाद व री के बाद कोई बीन स्वर आए तो ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर व री के स्थान पर रे हो जाता है। तो हम बात करते हैं सितरतु, इसके अंदर यह नियम नहीं लगता है। दूसरा सडानंद, इसके अंदर भी यह नियम नहीं लगता है। तीसरा आता है गुरुवाग्य, इसके अंदर यह नियम लगता है। गुरुवाग्य का अगर हम देखें तो इसके अंदर ये नियम लगता है। आप देखना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। ये देखिए गु रु प्लस आज्ञा। अगर आप देखते हो इसको गुरु प्लस आज्ञा को, तो ये अगर इसके अंदर हम स्वर निकाल देते हैं अलग, तो ये तो रे बच जाता है, ये हो जाता है ऊ, और छोटा ऊ इसके बाद आता है आ, जो कोई बीन स्वर है, और ऊ और आ मिलकर वे हो जाते हैं, ए मिलकर आ का तो आ हो जाता है, वाह हो गया। ये आधा रे है, ये इसके ऊपर चला जाता है, इसलिए इसका आंसर करेक्ट तीसरा है। कौन सा? तीसरा। अब हम बात करते हैं अगले पर। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद नहीं है? कौन सा संधि विच्छेद नहीं है? संधि के ऊपर बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। संधि क्या चीज़ है? संधि के ऊपर अभी हमने बात की थी, संधि विच्छेद के बारे में बता देता हूँ। किसी शब्द का टूटने से नया विकार उत्पन्न हो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। देख लेते हैं। अभी प्लस सेक, इसका अर्थ होता है अभिषेक। इसके अंदर व्यंजन संधि लगती है। व्यंजन संधि का नियम कहता है किसी शब्द के अंत में ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द के आरंभ में से हो तो यह इस तरह का से में परिवर्तित हो जाता है, षटकोण वाले से में। तो इसका अर्थ होता है अभिषेक। इसके अंदर तो व्यंजन संधि लागू हो रही है। अब दूसरे पर बात करते हैं। राम प्लस आयन, इसके अंदर भी व्यंजन संधि आती है। व्यंजन संधि का अगला नियम कहता है कि री रे से के जब कोई स्वर या कोई के वर्गीय या पे वर्गीय हो या ये व है में से कोई वर्ण हो तो अंत में आने वाला नया वर्ण हो जाएगा। जो पहला शब्द है राम प्लस एन, पहले शब्द के शुरुआत में अगर री रे से कोई स्वर हो, उसके बाद में कोई के वर्गीय या पे वर्गीय हो, पहले शब्द के अंत में कोई के वर्गीय या पे वर्गीय हो या ये वे हो, तो जो दूसरे शब्द में जो पीछे न लगता है वो अणे के अंदर बदल जाता है। किसके अंदर? अणे के अंदर। अब हम बात करते हैं वी प्लस सम के ऊपर। तो इसके अंदर भी व्यंजन का वही नियम लगता है जो अभिषेक में लगा, तो इसका भी विषम हो जाएगा सेल षटकोण वाला। यह चौथा प्रश्न।
ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ये देखा जाए तो वैसे तो किसी संधि का उदाहरण नहीं है, लेकिन नी प्लस चे ये एक स्वरक संधि का विसर्ग संधि का जाता है। विसर्ग संधि के अंदर होता है नी विसर्ग प्लस चे होता है, जो विसर्ग संधि के अंदर निश्चय के रूप में बनता है। यहाँ विसर्ग न होने के कारण हमारा आंसर ये चौथा होता है। अब हम बात करते हैं अगले पर कि क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास है। समास के ऊपर हम बात कर लेते हैं। समास क्या है? समास का अर्थ होता है छोटा या संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इन मेल में विभक्त चिन्ह का लोप हो जाता है। मुख्यतः समास 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनको समझने के लिए इनको 6 प्रकार के बनाए गए ताकि आसानी से हमें समझ में आ सके। 6 प्रकार के समास कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। अव्ययीभावी समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। तो हमारा प्रश्न चल रहा था क्रीड़ा के लिए, तो क्रीड़ा के लिए जो समास है वो तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास को कारक के आधार पर 6 भागों में विभक्त किया गया है। हम बात करते हैं क्रीड़ा। क्रीड़ा यानी खेल। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल, तो क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के लिए क्षेत्र। तो हमारा आंसर होता है पहला, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। पहला करेक्ट आंसर है। अब हम अगले के ऊपर बात करते हैं। कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है। कर्मधारय समास को, कर्मधारय समास, इस समास में पहले तथा दूसरे पद में विशेषण या विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। विशेषण या विशेष्य का या बात करें उपमान या उपमेय का संबंध हो, वो कर्मधारय समास कहलाता है। पहले के अंदर बात करें नील कमल, नीला है जो कमल, तो हमारा आंसर यही होता है नीला है जो कमल पहला। अब हम अगले के ऊपर बात करते हैं। नीच, हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है। पहले उपसर्ग के ऊपर बात कर लेते हैं। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप प्लस सर्ग। सर्ग मूल शब्द है और इसका अर्थ होता है निर्माण करना या जोड़ना। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उप औ प्रति अभी, तो इसका आंसर होता है औ, क्योंकि औ का अर्थ होता है नीच, हीन और अभाव। तो हमारा आंसर करेक्ट दूसरा होता है। अगले के ऊपर बात करें। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है। उपसर्ग के बारे में मैंने बता दिया, विदेशी शब्द क्या है वो बता देता हूँ। विदेशी उपसर्ग, भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य भाषाएं प्रचलित रही हैं, अतः हिंदी भाषा में अंग्रेजी, उर्दू आदि अनेक भाषा के उपसर्ग प्रयुक्त होने लगे हैं। तो विदेशी भाषा के उपसर्ग होते हैं हर, तो हमारा चौथा आंसर करेक्ट होता है हर रोज। ठीक है भाइयों। अब हमारा क्वेश्चन है 12वां। भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है। पहले तो प्रत्यय के ऊपर बात कर देते हैं। मूल धातु के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्या है वो बात देख लेते हैं। भाव का बोध कराने वाला तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और भाववाचक पनिहार में कोई भाव नहीं होता है, किसी भाव का बोध नहीं करवा रहा है। धनवान के अंदर किसी भाव का बोध नहीं करा रहा है, लेकिन लालिमा के अंदर भाव का बोध करवा रहा है। तो हमारा उत्तर होता है लालिमा का। लालिमा का अर्थ होता है लाल होने का भाव। किसका? लाल होने का भाव, या फिर कहें तो लाली। ठीक है। अगले के ऊपर बात करें। अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। अग्नि को पावक नहीं दर्शाता है। कौन नहीं दर्शाता है? पावक। तो हमारा उत्तर होता है पावक। चम्मू दर्शाता है
कृषाणु दर्शाता है, जात वेद दर्शाता है, केवल पावक अग्नि को नहीं दर्शाता है। तो हमारा उत्तर होता है पावक। कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची के ऊपर बात करवा देता हूँ आपको कि जिन शब्दों का अर्थ समान होता है पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची होता है नलिन, ताम्रस, शतदल, जो हमारा चौथ के अंदर है। इसका आंसर करेक्ट है नलिन, ताम्रस, शतदल। अब बात करते हैं विषाद शब्द का विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक यानी विलोम। विषाद का अर्थ होता है दुख, अवसाद, उदासी। और इसके अंदर जो आह्लाद है इसका अर्थ होता है मुबारक, प्रसन्न, खुशी। तो हमारा आंसर होता है आह्लाद। विषाद का विलोम आह्लाद होता है। ठीक है, अगला, कौन सा विकल्प विलोम शब्द को नहीं दर्शाता है? विलोम शब्द को नहीं दर्शाता। सम्मुख का विलोम होता है विमुख, सही है। दूसरा, गरिमा का लागिमा होता है, गरिमा का लालिमा होता है, सॉरी, लालिमा भी सही है गरिमा का। तीसरा होता है संयोग सुयोग, यह हमारा गलत है, क्योंकि संयोग का अर्थ होता है जुड़ना या मिलना, और संयोग का विलोम देखें तो वियोग होता है जिसका अर्थ होता है बिछड़ना। तो ये गलत है। तो हमारा उत्तर होता है तीसरा। ठीक है, चीड़ चीड़ शब्द युग्मों का अर्थ है। शब्द युग्म क्या है वो देख लेते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका प्राय उच्चारण तो समान होता है किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म देखते हैं। पहला है प्रकाष्ठा। बात कर लेते चीड़ चीड़, मैं यहीं से समझा देता हूँ। पहले चीड़ का अर्थ होता है समय के बारे में, दूसरा चीड़ का अर्थ होता है वस्त्र के बारे में। तो हमारे एबीसीडी के अंदर बात करें तो दूसरे नंबर के अंदर वस्त्र और समय बता रहा है। तो बहुत समय तक तो पहले चीड़ का अर्थ होता है और दूसरा होता है चीड़ का वस्त्र के बारे में। तो हमारा आंसर होता है दूसरा। अगला प्रश्न, जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य है। हम बात कर लेते वाक्य के ऊपर। वाक्य क्या चीज़ है? वाक्य वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया, अर्थ, रचना के आधार पर। ठीक है, जहाँ गंगा यमुना बहती हैं यहाँ तक तो एक ही उद्देश्य आता है, वह देश उपजाऊ है, यहाँ एक विधेय आता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय आता है वह वाक्य होता है साधारण वाक्य। तो हमारा आंसर होता है पहला, क्योंकि इसके अंदर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। अब हम 19वें पे बात करते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध हैं। तो हम बात करते हैं पहले पे। प्रातःकाल तो शुद्ध है लेकिन अधोपतन गलत है। यह अधोपतन न होकर अध्यपतन होता है। अध्यय इस तरह का होता है, अध्यपतन, तो ये गलत है। मूर्ति गलत है इसके अंदर। रात्रि भी गलत है, रात्रि सही है, मूर्ति गलत है। तीसरा है विदुषी और श्रीमती, ये दोनों शब्द सही है। तो हमारा आंसर होता है तीसरा, विदुषी, श्रीमती। अगला अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है, देखना इसके अंदर, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, शुद्ध वाक्य है। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, शुद्ध वाक्य है। दूसरा, जया एक बुद्धिमान बालिका है। जया बुद्धिमान बालिका, यहाँ शुद्ध वाक्य होता है, लेकिन यहाँ एक प्रयुक्त करने पर जया एक बुद्धिमान बालिका है तो ये अशुद्ध वाक्य बन जाता है। इसलिए हमारा उत्तर होता है दूसरा, कि जया एक बुद्धिमान बालिका है। अब हम अगले प्रश्न के ऊपर बात करें। किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा है। उत्कट लालसा यानी तीव्र इच्छा को दर्शाने वाला मुहावरा। तो
तीव्र इच्छा तो यानी आँखों में कुछ चीज़ हम गड़ जाती हैं, चुभ जाती है, तो उससे कहता है तीव्र इच्छा, यानी कि किसी चीज़ को जल्दी से जल्दी पाने की इच्छा। तो उसका अर्थ होता है आँखों में गड़ना, आँखों में गड़ना। ठीक है, अगला प्रश्न, कोस कोस पर बदले पानी 4 कोस पर किस भाषिक इकाई को स्पष्ट करता है? किस भाषिक इकाई को, भाषा क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो कोस कोस पर बदले पानी 4 कोस पर क्या बदलती है? बोली बदलती है। तो हमारा उत्तर होता है तीसरा। निम्न में अशुद्ध अक्षरिक खंड है, निम्न में अशुद्ध अक्षरिक खंड है। के प्लस से प्लस से, यह सही है। ते प्लस रे भी का त्रे होता है, यह भी सही है। गे प्लस ये बराबर में गे, ये गलत है क्योंकि ये जे प्लस ये का बनता है। तो हमारा उत्तर होता है तीसरा। ठीक है दोस्तों, से प्लस रे का श्रेय सही है एकदम। अब हम बात करते हैं तत्सम तद्भव शब्द के ऊपर। तत्सम तद्भव शब्द क्या है? तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत का और तद्भव का अर्थ होता है हिंदी का शब्द। ठीक है, तत्सम यानी संस्कृत के शब्द होते हैं क्योंकि हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। ठीक है, तो इक्सु और इक तत्सम तद्भव का युग्म है। एक ज्ञानी अनजाना भी है, एला इलायची भी है। दद्दिक का अगर तद्भव शब्द देखें तो दही होता है और दूध का देखें तो दुग्ध होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कौन सा होता है? चौथा। अगले प्रश्न पर बात करें, उसने लड़ाई की वाक्य में काल भेद है। तो काल क्या चीज़ है वो बता देता हूँ। काल होता है समय। ठीक है, और समय 3 प्रकार का होता है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, जिस क्रिया में समय का मालूम हो काल कहलाता है, या किसी क्रिया में उसका पूरा होना क्रिया का उसमें समय का मालूम हो काल कहलाता है। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, और भूतकाल 4 प्रकार का होता है। ठीक है, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और एक भूतकाल और भी होता है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो हमारा उत्तर है कि उसने लड़ाई की। तो इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में काल होता है आसन भूतकाल। कौन सा आता है? आसन भूतकाल। ठीक है दोस्तों, हमारा उत्तर होता है दूसरा। अगले के ऊपर बात करें तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक, पहले बात कर लेते हैं संज्ञा के ऊपर। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के ऊपर। जिस संज्ञा शब्द से प्राणी या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार से होती है। जातिवाचक संज्ञा से होती हैं, सर्वनाम से होती हैं, विशेषण से होती हैं, क्रिया से होती हैं, अव्यय से होती हैं। हम बात करते हैं कि भाववाचक संज्ञा किन में नहीं है। बचपन में भाववाचक संज्ञा है, बैठक में भाववाचक संज्ञा है, एकता में भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बनारसी के अंदर भाववाचक संज्ञा नहीं है। बनारसी हमारा उत्तर होता है। अगले के ऊपर बात करें, सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए,
रेखांकित पद है। रेखांकित पद है हमारा ताकि। ताकि कौन सा पद है? तो बात करते हैं ताकि, क्योंकि, तथापि, दो, तो, ऐसे कुछ शब्द आए जिसको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। और हम एबीसीडी के अंदर समुच्चय बोधक किसके अंदर है वो देखना है। पहले तो संबंध बोधक अव्यय ये नहीं है, उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। हमारा उत्तर यही है, क्योंकि समुच्चय बोधक दो तरह के होते हैं। पहला तो उद्देश्य बोधक व्याधिकरण, हमारा आंसर यही है। ठीक है, अब हम बात करते अगले प्रश्न पर। गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में वचन प्रयोग हैं। गुरुजी आ रहे हैं, हमारे अनुसार तो एक वचन होना चाहिए और हमारे अनुसार बहुवचन भी होना चाहिए, क्योंकि वचन के अंदर संख्याओं का बोध होता है। और गुरुजी आ रहे हैं ये हम नहीं बता सकते कि एक गुरुजी आ रहे हैं या ज़्यादा गुरुजी आ रहे हैं। एक गुरुजी आते तो एक वचन का प्रयोग, अगर ज़्यादा गुरुजी आ रहे हैं तो बहुवचन का प्रयोग होता है। लेकिन आगे भी हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, तो वो देखते हैं कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। गुरुजी आ रहे हैं एक वचन भी हो सकते हैं या बहुवचन भी। तो हमारा उत्तर होता है तीसरा, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का भी प्रयोग हो सकते हैं यहाँ पर। अगला, अस्त्रीबोधक प्रत्यय ही से निर्मित शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा प्रत्यय है जिसमें अस्त्रीबोधक का भाव प्रतीत नहीं होता है? वह शब्द जिसके पीछे प्रत्यय जुड़कर अस्त्री शब्द बनाता है। जैसे लेखिका अस्त्री शब्द है, पड़ोसिन अस्त्री शब्द है, बहनोई अस्त्री शब्द है, भवदीय अस्त्री शब्द नहीं है। तो हमारा आंसर चौथा है करेक्ट। ठीक है, भवदीय। तीसवा प्रश्न, निम्न में ऐसुत पर्यायवाची समूह है। निशी, रजनी, यमिनी, ये तीनों रात के पर्यायवाची होते हैं। किसके? रात के पर्यायवाची। ठीक है, अम्य, पीयूष, सुधा, ये पर्यायवाची अमृत के होते हैं। किसके? अमृत के पर्यायवाची। सुधांशु, हिमांशु, संशाक, ये पर्यायवाची चंद्रमा के होते हैं। किसके? चंद्रमा के। नीरज, नीरज ये होता है अपने कमल का। वारिज भी कमल का होता है, लेकिन जलद बादल का होता है पर्यायवाची। तो हमारा आंसर चौथा है करेक्ट। कौन सा? चौथा। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न पत्र से अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसका आपको अच्छे से जवाब दे सकूं, सही समझा सकूं। दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न पत्र से जो सहायता मिली है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि प्रश्न पत्र कैसा रहा आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।